नमस्कार। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य का संक्षिप्त इतिहास। वैसे मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि मुगल साम्राज्य पर हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया हुआ है। हर एक टॉपिक को हम लोगों ने विस्तार पूर्वक देखा है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य बाबर से लेकर के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर तक सब कुछ हम लोग देखेंगे, लेकिन संक्षिप्त देखेंगे, डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। अगर आप लोगों को डिटेल में देखना है, विस्तार पूर्वक पढ़ना है, तो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मुगल साम्राज्य का इतिहास नाम से प्लेलिस्ट, तो वहां पर आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। इसमें हम लोग जो है जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं संक्षिप्त हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो आप लोग आखिर तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोगों का एक प्रकार से रिविजन हो जाएगा। अधिकतर मैंने इंपॉर्टेंट चीजों को ही मैंने यहाँ लिया है। तो वीडियो चालू करते हैं। चालू करने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, मुगल साम्राज्य का इतिहास, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुगल साम्राज्य कब से कब तक है, तो देखिए मुगल साम्राज्य सन 1526 ईस्वी में स्थापित हुआ और ये जो है 1858 तक चलता है। 1526 से लेकर के 1858 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य चला था। बीच में जो है 15 वर्ष के लिए फिर से अफगान शासक आ गए थे। उसके बाद जो है पूरा का पूरा मुगलों का ही शासन होता है। हालांकि 1707 ईस्वी तक मुगलों का वास्तविक शासन माना जाता है, लेकिन उसके बाद भी मुगल शासन करते रहे। ये अलग बात है कि मुगल जो है शक्तिहीन हो गए थे। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो मुगल साम्राज्य के शासनकाल को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला 1526 से लेकर के 1540 ईस्वी तक, जिसमें बाबर और उसके पुत्र हुमायूं ने शासन किया। उसके बाद 1540 से 1555 तक फिर से अफगानों का शासन हुआ था, जो शेर शाह सूरी बीच में आ गए थे ना वो। उसके बाद फिर 1555 या 1556 से शुरू हो जाता है, जो कि 1707 तक चलता है। मतलब अकबर हुमायूं से शुरू होता है और औरंगजेब तक चलता है। उसके बाद फिर तीसरा 1707 से लेकर के 1858 ईस्वी तक, जिसको उत्तर मुगल काल भी कहा जाता है। और 1707 से ही भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। तो 1707 तक मुगलों का वास्तविक शासन रहा। उसके बाद जो है जो उत्तर मुगल कालीन शासक आए वो उतने योग्य नहीं थे, उतने महत्व नहीं था उनका, तो फिर भी वो थे ही थे। 1858 तक मुगल साम्राज्य किसी प्रकार चलता रहा। तो देखते हैं इस वंश के शासकों के विषय में। तो सबसे पहला शासक है बाबर, जिसका पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये पता नहीं इस टाइप से क्यों हो जाता है, ये पिछले कुछ वीडियोस में भी ऐसा हुआ था। यहाँ पर ना डी है जहीरुद्दीन, जो इस टाइप से जो लिखते हैं ना, तो वो है। तो पता नहीं ये क्यों इस टाइप से हो जाता है। आप लोग अगर किसी को मालूम हो तो बताने का प्रयास करिएगा। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर का पूरा नाम है। देखिए मुगल शासकों के पूर्ण नाम, ये भी आप लोगों को याद रखना, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका शासनकाल 1526 से 1530, मात्र ये जो है 4 वर्ष ही शासन कर पाया था। इसने जो है मुगल वंश की स्थापना की भारत में। ये मध्य एशिया से आया हुआ था और भारत में आक्रमण करने से पहले जो पश्चिमोत्तर भारत में जो काबुल है वहाँ का ये शासक हुआ करता था। तो इसने जो है भारत पर आक्रमण किया सन 1526 ईस्वी में और पानीपत के मैदान में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को परास्त किया और यहाँ पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं, उसके बाद मैं इसके विजय अभियानों के बारे में भी बताऊंगा। तो पहला चीज याद रखिएगा, पादशाह को धारण किया। देखिए जो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, इसके जो पूर्वज थे ना, उनकी उपाधि मिर्जा हुआ करती थी। इनकी जो पारंपरिक उपाधि थी मिर्जा हुआ करती थी, जिसको इसने 1507 ईस्वी में त्याग दिया मिर्जा को, और इसने जो है पादशाह को धारण किया। ये जो पादशाह, और जो भी शासक पादशाह को धारण करता है वो बादशाह की उपाधि धारण करता है। ध्यान रखेंगे, बादशाह, जो मुगल थे ना वो खुद को बादशाह करते थे, कहलाते थे। देखिए इससे पहले हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत पढ़ा, तो दिल्ली सल्तनत काल के जो शासक थे वो सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। और उस समय के जितने भी शासक थे, चाहे गुजरात के शासक हो, बंगाल के शासक हो, जौनपुर के शासक हो या फिर बहमनी के शासक हो, सभी के सभी सुल्तान की पदवी, सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। लेकिन जो मुगल हैं वो खुद को सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करते थे, वो बादशाह कहलाते थे, बादशाह की उपाधि धारण करते थे। ध्यान रखिएगा। आगे चल करके फिर निजाम आए, उसके बाद फिर नवाब आए, वो भी मतलब शासकों की उपाधि हुआ करती थी। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो पादशाह से बादशाह। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि जो
बाबर है, ये तैमूर लंग और चंगेज खां का वंशज था। जो बाबर का पिता, उसके तरफ से ये तैमूर लंग का 5वां वंशज था और माता के तरफ से चंगेज खां का 14वां वंशज था। तो ध्यान रखेंगे, तैमूर लंग और चंगेज खां दोनों जो है एक मतलब बहुत ही बड़े योद्धा थे और भारत में इन्होंने आक्रमण किया था। तैमूर लंग तो भारत में घुस भी गया था, लेकिन चंगेज खां को भारत में प्रवेश करने में सफलता नहीं मिली थी, लेकिन वो भी था बहुत बड़ा योद्धा। तो बाबर के रक्त में तैमूर और चंगेज खां दोनों का ही रक्त मिला हुआ था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये काबुल का शासक था, भारत में आक्रमण करने से पहले काबुल का शासक था। इसने अपनी आत्मकथा लिखी तुजुके बाबरी। देखिए, पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो 3 शासकों के नाम मिलेंगे जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी। पहला तो दिल्ली सल्तनत का शासक तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक, उसने अपनी आत्मकथा लिखी फुतुहात ए फिरोज शाही। उसके बाद बाबर ने लिखी तुजुक ए बाबरी, ध्यान रखेंगे, जिसका आगे फारसी भाषा में अनुवाद हुआ बाबरनामा के नाम से। उसके बाद जहांगीर, जो इसका पोता होगा ना, अकबर का बेटा जहांगीर, सॉरी बाबर का पोता नहीं, अकबर का बेटा जहांगीर, वो अपनी आत्मकथा लिखेगा तुजुक ए जहांगीर। तो 3 शासक फिरोज शाह तुगलक, बाबर और जहांगीर, इन्होंने अपनी अपनी आत्मकथाएं लिखी। ध्यान रखेंगे इस चीज को। इसका जो मकबरा है वो काबुल में है। इसकी मृत्यु हो जाती है सन 1530 में। तो इसको जो है पहले तो आगरा में दफनाया जाता है, बाद में इसको काबुल में ले जाकर के दफना दिया जाता है। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखेंगे बाबर के बारे में। अब बाबर के विजय अभियानों के बारे में देख लेते हैं, इसने कौन कौन से विजय प्राप्त की थी। तो सबसे पहला तो पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए, जो पानीपत जो आज के हरियाणा राज्य में है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्थान है। यहाँ पर 3 बार लड़ाइयाँ लड़ी जा चुकी है। तो ये जो था बाबर वाला, ये प्रथम युद्ध था, ध्यान रखेंगे, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया, युद्ध क्षेत्र में ही वो मारा जाता है और जो दिल्ली सल्तनत है उसका अंत हो जाता है और भारत में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1526 में लड़ा गया था और इसी युद्ध में पहली बार भारत की भूमि में तोप खाने का प्रयोग हुआ था। ध्यान रखेंगे, बाबर अपने साथ तोप खाना भी लेकर के आया था। तो उसने जो है तोप खाने से इब्राहिम लोदी की सेना पर अटैक किया, जिससे उसको बहुत सफलता प्राप्त हुई। उसके बाद दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो कि ठीक 1 वर्ष बाद सन 1527 में लड़ा गया था। किसके साथ? बाबर और राणा सांगा। राणा सांगा जो मेवाड़ के शासक थे, जिनका पूरा नाम राणा संग्राम सिंह था, तो उनको राणा सांगा कहा जाता था। तो ये दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसमें राणा सांगा की हार होती है। तो खानवा का युद्ध, खानवा के युद्ध में ही बाबर द्वारा जिहाद का नारा दिया गया था, सॉरी जिहाद का नारा दिया गया था। मतलब उसने जो है खानवा के युद्ध को धर्म युद्ध घोषित कर दिया था। दरअसल हुआ ये था कि जो बाबर की जो सेना थी ना, वो थोड़ी सी घबरा गई थी। तो उनको उत्साहित करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए बाबर ने ऐसा किया कि हम जो है एक हिंदू राजा, मतलब कि गैर मुस्लिम शासक के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, हमारे धर्म के लिए जिहाद कर रहे हैं। इस टाइप से उसको उत्साहित करने के लिए उसने जो है खानवा के युद्ध को में जो है जिहाद का नारा दिया था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 ईस्वी में लड़ा गया था मेदिनी राय के साथ। तो मेदिनी राय जो कि राजपूत सरदार था, तो इसमें जो है मेदिनी राय जो है हार जाता है। तो चंदेरी का युद्ध। उसके बाद है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जिसमें बाबर का सामना हुआ था बिहार और बंगाल के अफगानों के साथ। तो ये जो चारों युद्ध है जो कि 4 वर्ष में लड़े गए थे और इन चारों में बाबर को विजय प्राप्त हुई थी और इन चारों युद्धों के द्वारा ही मुगल भारत में स्थापित हो सके थे। तो चारों युद्धों को आप लोगों को याद रखना है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बाबर के युद्धों को क्रम से लगाइए, एक तरफ आपको सन दे देगा और बाबर का किसके साथ युद्ध हुआ था ये पूछा जाएगा। तो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बाबर के विषय में इतना ही। बाबर जो है 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका बेटा जिसका नाम था हुमायूं, पूरा नाम नासिरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं, ये जो है सन 1530 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का शासक बना, जो कि पहले इसका जो शासनकाल 2 भागों में बटा हुआ है। प्रथम शासनकाल 1530 से 1540, द्वितीय शासनकाल 1555 से 1556, क्योंकि बीच में शेरशाह सूरी आ जाता है और इससे जो है पूरा सत्ता छीन लेता है, बताऊंगा मैं। तो देखिए, जो हुमायूं था ना, ये थोड़ा सा अलग ही टाइप का था, बिल्कुल नरम दिल का व्यक्ति था और निर्णय नहीं ले पाता था। हालांकि योद्धा था, लड़ने भिड़ने में माहिर था, लेकिन कोई भी निर्णय ये समय पर नहीं ले पाता था। इसी कारण इसको जो है बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। देखिए,
जो बाबर है ना, उसने मरते समय अपने बेटे हुमायूं से वादा लिया था। मतलब कि जब बाबर मर रहा था तो उसने हुमायूं को बोला कि तुम मेरे बड़े बेटे हो, तो तुम जो है अपने भाइयों के बीच मेरे साम्राज्य को बंटवारा कर देना, बांट देना। तो हुमायूं ने बिल्कुल ऐसे ही किया। तो हुमायूं ने अपने जो शेष 3 भाई हैं उनको जो है राज्य का कुछ कुछ हिस्सा दे दिया। जैसे कि उसने कामरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र दे दिया, अस्करी को इसने संभल का क्षेत्र दे दिया, हिंदाल को जो है मेवात का क्षेत्र दे दिया। तो ये तीनों जो हैं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये हुमायूं के भाई थे, ध्यान रखेंगे, जिनके बीच इसने अपने साम्राज्य को बांट दिया। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं के सैन्य अभियानों की बात करें तो इसका पहला सैन्य अभियान कालिंजर था। जो कालिंजर का किला है उसके ऊपर था। उसके बाद दोहरिया का युद्ध, सिर्फ आप लोग नाम याद रखिएगा। वैसे अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा है चुनारगढ़ का घेरा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो चुनारगढ़ का किला है ना, वहाँ पर शेर शाह सूरी, जो कि शक्तिशाली अफगान सरदार था, अफगानों का वो नेतृत्व कर रहा था, अफगानों को संगठित कर रहा था और अच्छा खासा इसने जो है अपनी शक्ति को बढ़ा लिया था। चुनारगढ़ के किले में खुद को सुरक्षित कर लिया था। तो हुमायूं जो है यहाँ पर आक्रमण करता है और जो शेर शाह सूरी है वो कूटनीति का सहारा लेते हुए हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उस समय शेर शाह सूरी की शक्ति उतनी अधिक होती नहीं है। इस कारण वो जो है हुमायूं के सामने घुटने टेक देता है ताकि शेर शाह सूरी को समय मिल सके। और जो हुमायूं है इस चीज को समझ नहीं पाता है कि शेर शाह सूरी को पूरी तरह से मतलब वो जो है समय चाहता है, और जो हुमायूं है शेर शाह सूरी को छोड़ देता है, क्षमा कर देता है, उसको मतलब दंडित नहीं करता है। तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी और शेर शाह सूरी को यहाँ पर पर्याप्त समय मिल जाता है। तो चुनारगढ़ का घेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक गुजरात के शासक बहादुर शाह से संघर्ष। देखिए, गुजरात उस समय स्वतंत्र राज्य था और वहां का जो शासक था ना बहादुर शाह, ये भी बड़ा शक्तिशाली था। तो जो हुमायूं के कुछ रिश्तेदार हैं वो विद्रोह कर देते हैं हुमायूं के खिलाफ और भाग जाते हैं गुजरात। गुजरात का शासक उनको वहां शरण देता है। तो जो हुमायूं है वहां पर आक्रमण कर देता है। बहादुर शाह वहां परास्त हो जाता है। हालांकि बाद में फिर वो अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। मतलब पहले जो है हुमायूं गुजरात को जीत लेता है, लेकिन जैसे ही हुमायूं गुजरात से वापस आता है तो जो बहादुर शाह है फिर से गुजरात में कब्जा कर लेता है। तो ध्यान रखेंगे। और इसी बीच ना जब हुमायूं गुजरात जा रहा था तो उसी समय जो मेवाड़, जो चित्तौड़ है ना, जहाँ के राणा सांगा थे, खानवा का युद्ध जो मैंने अभी बताया, तो वहाँ की जो रानी थी, रानी कर्णावती, राणा सांगा की पत्नी, तो वो जो है अपने क्या कहते हैं हुमायूं के पास राखी भेजती हैं अपने मदद के लिए। तो ये भी एक अलग चीज़ है। तो मैं कोशिश करूंगा इस वाली घटना को पर अलग से वीडियो बनाने के लिए। तो ये हुमायूं से संबंधित था, हुमायूं को ही राखी भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं। चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। पहले बात करते हैं चौसा का युद्ध के विषय में। चौसा का युद्ध जो कि लड़ा गया था 1539 ईस्वी में। अब ये जो है ना बिहार में है चौसा। तो क्या हुआ था, जो एक तरफ था शेर शाह सूरी और दूसरी तरफ था हुमायूं। तो देखिए, शेर शाह सूरी जिसको चुनारगढ़ के किले में जो हुमायूं था उसने उसको वहां जिंदा छोड़ दिया था। तो शेर शाह सूरी अपनी शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है और चौसा के युद्ध में हुमायूं को बुरी तरह से परास्त कर देता है। हुमायूं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा करके भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध। ये जो कन्नौज है ना उत्तर प्रदेश में है। कन्नौज का बिलग्राम नाम का गांव था, तो वहां पर युद्ध लड़ा गया सन 1540 में। और इस युद्ध में हुमायूं जो है अंतिम रूप से शेर शाह सूरी से परास्त हो जाता है और इस युद्ध में परास्त होने के पश्चात हुमायूं को भारत छोड़ करके भागना पड़ता है। तो दो युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, दोनों युद्धों में हुमायूं हारा था। अंतिम रूप से निर्णायक युद्ध कौन सा साबित हुआ? कन्नौज अथवा बिलग्राम वाला 1540 में। और इसके बाद जो है शेर शाह सूरी, उसने सूरवंश की स्थापना की और भारत से कुछ समय के लिए मुगलों की सत्ता समाप्त हो गई या फिर नहीं रही कुछ वर्षों तक। तो अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं शेर शाह सूरी के विषय में। शेर शाह सूरी जिसने 1540 से 1545 तक शासन किया, 5 वर्ष, लेकिन कम समय में भी शासन करके इसने बहुत कुछ हासिल कर लिया। इसका जो मूल नाम था फरीद खां था, असल नाम इसका। इसने जो है बहुत सारे सार्वजनिक निर्माण संबंधी कार्य भी किए। मतलब इसने जो क्या कहना चाहिए कि राज्य तो जीते, साथ ही साथ इसने जो है जनता के हित के लिए भी काम किया। व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए इसने जो है सड़कों का निर्माण करवाया, जिसमें सबसे प्रमुख था ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड जो
पश्चिम बंगाल के सोनार गांव से लेकर के पाकिस्तान के लाहौर तक जाता था। आज का जो हमारा नेशनल हाईवे नंबर 2 है ना, जो दिल्ली से कोलकाता फिर दिल्ली से अमृतसर नेशनल हाईवे नंबर 1, तो यही जो है ग्रांड ट्रंक रोड है जो कि शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल के सोनार गांव से लेकर के पाकिस्तान के लाहौर तक जाता है। तो इसको जो है शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। इसने जो है दिल्ली के पुराना किला को भी बनवाया। ये जो दिल्ली का पुराना किला है हुमायूं द्वारा बनाए गए महल को तोड़वा करके बनवाया गया था। उसके बाद सासाराम जो कि बिहार में है, तो सासाराम बिहार में झील के अंदर शेर शाह सूरी ने अपने लिए एक मकबरा बनवाया था अपने जीवन काल में। देखिए उस समय क्या होता था, जो भी शासक हैं वो अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लेते थे ताकि मरने के बाद उनको वहां पर दफन किया जा सके। तो शेर शाह सूरी ने भी अपना स्वयं का मकबरा सासाराम कहाँ पर है, बिहार में है, वहां झील के अंदर बनवाया अपना मकबरा, मतलब झील के बीच में, ध्यान रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट चीज, शेर शाह सूरी ने चांदी का एक सिक्का चलाया जिसको रुपया कहा गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, चांदी का रुपया किसके द्वारा चलाया गया, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो शेर शाह सूरी द्वारा इसको चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं तो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। तो अकबर के समय, देखिए अकबर कौन था, मुगल बादशाह था अकबर। तो अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। अकबर जो है विद्वानों का संरक्षक था, तो उसके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। उन्हीं नवरत्नों में से एक थे राजा टोडरमल। तो जो राजा टोडरमल हैं, अकबर के दरबार में रहने से पहले, अकबर की सेवा में रहने से पहले शेर शाह सूरी के दरबार में रहा करते थे। मतलब ये जो है पहले शेर शाह सूरी के यहाँ काम करते थे, बाद में जब मुगलों की सत्ता पुनः स्थापित हुई तो ये अकबर की सेवा में चले गए। तो ध्यान रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो राजा टोडरमल पहले शेर शाह सूरी के पास थे, फिर अकबर के पास गए, तो ध्यान रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट चीज, शेर शाह सूरी ने प्राचीन पाटलिपुत्र नगर को पटना के नाम से पुनः बसाया। आज का जो पटना है ना, बिहार की राजधानी, ये किसी समय में, प्राचीन समय में पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती थी। मौर्य साम्राज्य वाला पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक वाली, तो उसी पाटलिपुत्र को शेर शाह सूरी द्वारा पटना के नाम से पुनः बसाने का प्रयास किया गया, ध्यान रखेंगे। तो आज का जो पटना है ना, शेर शाह सूरी द्वारा बसाया गया था पाटलिपुत्र उस स्थान में। उसके बाद अगला चीज है, शेर शाह सूरी के समय में मलिक मुहम्मद जायसी ने पद्मावती की रचना की। पद्मावती नहीं, ये वत है, पद्मावत है, ये ई की मात्रा नहीं आएगा। तो जो पद्मावत है ना, जो जिसमें क्या कहते हैं, चित्तौड़ की रानी, चित्तौड़ की जो महारानी है पद्मावती, रावल रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी वाली जो कहानी है, तो उसको जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। किसके समय में, शेर शाह सूरी के समय में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई कालिंजर में। कब हुई, 1545 में। देखिए ये जो है कालिंजर के किले को जीतने गया हुआ था और वहां पर घेरा डाल के बैठा हुआ था। तो इसने जो है वहां का जो दरवाजा है या फिर वहां का जो दीवार है उसको तुड़वाने के लिए तोप खाने का ये प्रयोग कर रहा था, तोप चला रहा था, और एक जो तोप का गोला है वो गलती से जो है दीवार से टकरा करके शेर शाह सूरी की तरफ ही आकर के फट गया, जिससे इसकी दुर्घटनावश मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। लेकिन अपने मरने से पहले ना इसने किला को जीत लिया था। मतलब कि ये जो बम फटा होगा, गोला फटा होगा, उससे घायल हुआ होगा, उसके बाद भी इसके सैनिकों को आदेश दिया होगा कि जाओ बोल के। तो जब तक ये मतलब घायल था तो उसी समय जो है जीत लिया गया था, और जैसे ही किला को जीता गया उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हुमायूं द्वारा पुनः सत्ता प्राप्ति। तो देखिए शेर शाह सूरी जिसका शासनकाल था 1540 से 1545, उसकी मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो सब शासन करते हैं, लेकिन उतने योग्य होते नहीं हैं, अयोग्य होते हैं। तो इसी चीज का फायदा उठा करके जो हुमायूं है, जो भारत से निष्कासित था, दर दर की ठोकरें खा रहा था, तो वो जो है पुनः अपनी शक्ति को एकत्रित करता है, यहाँ वहाँ से मदद लेता है। जो फारस का शासक है ईरान, वहाँ से मदद लेकर के आता है, वहाँ का जो शासक है इसको सेना वगैरह देता है, तो उसकी सहायता से ये जो है भारत में पुनः आक्रमण करता है। जब इसको पता चलता है कि यहाँ पर जो है स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जो शासक हैं अयोग्य हैं, तो इसको जो है यहाँ पर कामयाबी मिलती है। तो 2 युद्धों का नाम याद रखेंगे जिसमें इसने अफगानों को परास्त किया था, क्योंकि जो शेर शाह सूरी था वो अफगान था। तो पहला है मच्छीवाड़ा का युद्ध, जो कि 1555 में लड़ा गया था। मच्छीवाड़ा पंजाब में है और इसमें अफगानों को परास्त किया था हुमायूं ने। उसके बाद सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, इसमें भी अफगानों को परास्त किया था 1555 में ही। तो सरहिंद के युद्ध के बाद इसने जो है अपना खोया हुआ सत्ता पुनः प्राप्त कर लिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया, आगरा पर अधिकार कर लिया 1555 में। लेकिन सत्ता सुख के लिए यह अधिक दिन तक जीवित नहीं रह
सका। एक वर्ष बाद मतलब 1556 में दीन पनाह महल की सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई। देखिए हुमायूं के संबंध में कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, विद्वान था, तो पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था। तो इसने जो है दिल्ली में दीन पनाह महल में एक पुस्तकालय बनाई हुई थी, तो उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से ये नीचे उतर रहा था और लुढ़कते हुए इसकी मृत्यु हो गई। मतलब कि वो घायल हो गया होगा और कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई होगी। तो ध्यान रखेंगे 1556 में इसकी मृत्यु हो गई। इसका जो मकबरा है वो दिल्ली में। देखिए किसका मकबरा कहाँ पर है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो अपने बाबर, उसका मकबरा कहाँ पर है? काबुल में है। उसके बाद शेर शाह सूरी का सासाराम बिहार में, और इसका हुमायूं का दिल्ली में है। तो हुमायूं के संबंध में इतनी बातें याद रखिएगा। अब आते हैं अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 1556 से 1605 तक इसने शासन किया। तो देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी को। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 15 अक्टूबर के दिन और किसका जन्मदिन आता है। मेरे ख्याल से किसी महापुरुष का जन्मदिन है, तो कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद जन्म स्थान की बात करें तो अमरकोट के राजा वीर साल के अस्तबल में। देखिए जब इनका जन्म हुआ ना अकबर का 1542 में, तब इनके पिता हुमायूं दर दर की ठोकरें खा रहे थे। उनका जो सत्ता है, उनका जो साम्राज्य है, उनसे छीन लिया गया था। यहाँ वहाँ इसके पास वो शरण लेते फिर रहे थे। तो इसी समय जो अमरकोट के राजा वीर साल हैं, उन्होंने हुमायूं को शरण दिया और वहीं पर हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अकबर की माता थी हमीदा बानो बेगम, ये सब पूछा जाता है। आगे देखते हैं। पिता की मृत्यु के समय अकबर कालानौर में था। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस समय हुमायूं सीढ़ियों से गिर करके मरा, उस समय अकबर जो है कालानौर में था, अफगानों से युद्ध कर रहा था। जो भी बचे कुछ अफगान थे उनसे वो युद्ध कर रहा था। हालांकि इस समय इसकी आयु मात्र 13 वर्ष कुछ रही होगी, लेकिन इसका जो संरक्षक था बैरम खां, उसके साथ ये था। तो दोनों जो है वहाँ पर अफगानों से युद्ध कर रहे थे कालानौर में, जो कि पंजाब में है। तो जब पता चला कि हुमायूं की मृत्यु हुई, तो इसका जो संरक्षक था, अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां, उसके द्वारा कलानौर में ही राज्याभिषेक करवा दिया गया। मतलब जो बैरम खां था, जैसे ही उसको पता चला कि हुमायूं की मृत्यु हुई, वैसे ही उसने जो है पंजाब के कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक करवा दिया। तो 13 वर्ष की आयु में अकबर जो है मुगल साम्राज्य का शासक बन गया, बादशाह बन गया। आगे देखते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। इससे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था और दूसरा युद्ध जो है 1556 ईस्वी में, 30 वर्ष बाद। देखिए क्या हुआ, जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई ना, तो जो बचे खुचे अफगान हैं, उन्होंने अपनी शक्ति को फिर से केंद्रित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया, आगरा पर अधिकार कर लिया। और इनका जो नेतृत्व करता था, इनका जो सेनापति था, वो था हेमू, जिसने दिल्ली पर अधिकार करके अपना वहां बाकायदा राज्याभिषेक करवाया और हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये जो है एक हिंदू था, ध्यान रखेंगे। तो हेमू, इसने जो है दिल्ली पर अधिकार कर लिया, हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। अब जो है हेमू और अकबर के बीच पानीपत के मैदान में युद्ध लड़ा गया, जिसको द्वितीय युद्ध कहा जाता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। और इसमें जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य की मृत्यु हो जाती है और अकबर जो है फिर से जो है अपना क्या कहते हैं, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे। वैसे ये सारा कुछ आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, ताकि आप लोगों को खोजने में दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं। सन 1556 से लेकर के 1560 ईस्वी तक बैरम खां के संरक्षण में शासन किया। देखिए जो अकबर, जो कि शासक बनते समय मात्र 13-14 वर्ष का था, तो अल्पवयस्क था, तो 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक उसने बैरम खां के संरक्षण में शासन किया। 1560 में वो जो है बैरम खां के संरक्षण से मुक्त होता है, लेकिन 1560 से 1562 ईस्वी तक वो जो है पेटीकोट शासन, जिसको हरम दल भी बोला जाता है। मतलब उस समय क्या था कि जो भी हरम मतलब जो महिलाएं जहां पर रहती थी उसको हरम कहा जाता था। तो जो क्या कहेंगे, इसकी जो धायमा थी और जो दूसरे प्रभावशाली महिलाएं थी, उनके प्रभाव में था 2 वर्ष। तो उसको जो है पेटीकोट शासन या हरम दल का प्रभाव कहा जाता है। तो पेटीकोट शासन के अंतर्गत कौन कौन शामिल थे ये भी देख लेते हैं। पूछा जाता है पेटीकोट शासन में कौन कौन थे। तो पहला धायमा महामंगा। देखिए जो बैरम खां है ना,
इसकी जो दाई थी जिसने इसका पालन पोषण किया था माहम अंगा, तो वो जो है इसको कंट्रोल करती थी 1560 से 1562 तक पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहती थी। दूसरी है जीजी अंगा। तीसरा है आधम खां। आधम खां माहम अंगा का बेटा है, मतलब कि अकबर के धाय माँ का बेटा आधम खां। उसके बाद हमीदा बानो बेगम जो अकबर की माता। तो ये सब जो हैं अकबर को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे और लगभग 2 वर्ष तक 1560 से 1562 तक अकबर को अपने नियंत्रण में रखा भी। लेकिन सन 1562 में अकबर जो है इस हरम दल से मुक्त हो जाता है। 1562 में आधम खां और महामंगा इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद जो अकबर है वो स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू कर देता है। उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, खुद अपनी इच्छा से वो शासन करना चालू करता है। तो 1556 से 1560 तक बैरम खां के नियंत्रण में, 1560 से 1562 तक हरम दल के नियंत्रण में। तो ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। तो अकबर जिसको भारत के महानतम शासकों में से एक माना जाता है, तो इसके द्वारा बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए गए थे, जिनमें से पहला है सन 1562 में दास प्रथा का अंत। देखिए पूरा जो दिल्ली सल्तनत है उस समय जो है दास प्रथा लीगल था और चरमोत्कर्ष पर था। कई बार तो दासों के साथ दुर्व्यवहार भी होता था। तो अकबर ने जो है दास प्रथा का अंत कर दिया 1562 में। उसके बाद 1562 में ये जो है हरम दल से मुक्त हुआ। उसके बाद 1563 तीर्थ यात्रा कर को हटाया। देखिए उस समय जो हिंदू थे वो अपना जो तीर्थ यात्रा पर जाते थे, जैसे कि आज भी जाते हैं ना, जगन्नाथ पुरी हो गया या द्वारकाधीश हो गया, बहुत सारे तीर्थ यात्रा वाले जो केंद्र है वहाँ जाते हैं। तो उस समय क्या होता था, मध्यकालीन भारत में जब मुसलमान भारत आए तो जो भी हिंदू तीर्थ यात्रा पर जाता था तो उसको जो है कर देना पड़ता था मुस्लिम शासकों को। तो अकबर ने इस चीज़ को देखा और उसने जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब कि हिंदू जो है बिना तीर्थ यात्रा कर दिए अपना कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ये उसने बड़ा अच्छा काम किया कि तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया। 1564 में जजिया कर को हटा दिया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जजिया क्या था कि कोई भी हिंदू किसी मुस्लिम राज्य में रह रहा है तो उसको जो है वहाँ पर जजिया कर देना होगा कि वो हिंदू है। मतलब कोई भी गैर मुस्लिम किसी मुस्लिम राज्य में रह रहा है तो उसको जो है जजिया कर देना होता था। अगर किसी को जजिया कर नहीं देना है तो उसको मुस्लिम धर्म अपनाना होगा। तो मुस्लिम धर्म नहीं अपनाने वालों को जजिया कर देना आवश्यक था। तो अकबर ने जो है इस जजिया कर को भी हटा दिया, मतलब कि जो गैर मुस्लिम है उनसे किसी प्रकार का कोई कर नहीं लिया जाता था धर्म के नाम पर अकबर के समय पर। तो ध्यान रखेंगे कब हटाया जजिया कर को, सन 1564 में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है ये सारा चीज। उसके बाद है 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना। फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा के निकट है, तो यहाँ पर उसने जो है आगरा के निकट एक नए नगर जिसका नाम फतेहपुर सीकरी रखा गया उसकी स्थापना की और यहाँ पर उसने जो है किला वगैरह बनाया और फतेहपुर सीकरी को कुछ समय के लिए उसने अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद है 1575 में इबादत खाना की स्थापना। इबादत खाना क्या थी, तो अकबर जो है अपने धर्म को जानना समझना चाहता था, अपने मुस्लिम धर्म को जानना समझना चाहता था। तो उसने फतेहपुर सीकरी में ही इबादत खाने की स्थापना की, जहां पर वो इस्लाम धर्म से संबंधित विद्वानों को आमंत्रित कर वहां वाद विवाद किया करता था। इसके बाद अगला है 1578 में इबादत खाने में सभी धर्म के धर्माचार्यों के प्रवेश की अनुमति। देखिए 1575 में जब इबादत खाना शुरू किया गया था केवल इस्लाम के अनुयायियों के लिए, लेकिन 1578 में सभी धर्मों के विद्वानों के लिए खोल दिया गया। मतलब कि हिंदू, सिख, ईसाई जो भी धर्म उस समय भारत में प्रचलित थे सभी धर्म के धर्माचार्य को वो इबादत खाने में आमंत्रित करता, उनसे वाद विवाद करता। मतलब अकबर जो है पहले तो अपने धर्म को जाना, उसके बाद बाकी सभी धर्म को जानने की इच्छा उसमें हुई तो सबको वो बुलाने लगा। तो ये कब हुआ, सन 1578 में। उसके बाद है 1579 क्या हुआ, मजहर की घोषणा। मजहर या फिर इसको महजर भी लिखा जाता है। तो इसमें क्या था कि अकबर जो है सबसे बड़ा धर्म गुरु है, इस टाइप का उसने जो है घोषणा करवाया। तो यही क्या है, मजहर या महजर। उसके बाद अगला है 1582 में इसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की। दीन इलाही धर्म क्या था, अकबर ने जितने भी धर्मों के बारे में सुना जाना, उसके बाद जो जो चीज़ें उसको अच्छी लगी सबको लेकर के उसने जो है मतलब सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को मिलाकर के उसने एक नवीन धर्म की स्थापना की जिसको दीन इलाही का नाम दिया गया। आखिरी है 10वां नंबर 1583 में इसने इलाही संवत की शुरुआत की।
की। तो अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत की गई थी, जो कि अकबर के राज्याभिषेक वर्ष से शुरू होता था। मतलब जो दीन इलाही है ये 1556 से इसका गणना शुरू होता था, लेकिन शुरुआत कब हुई थी? 1583 में, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं अकबर के विजय अभियानों के विषय में। तो अकबर जो है एक महान शासक होने के साथ साथ महान विजेता भी था। तो इसने कौन कौन से राज्य को कब कब जीता था देख लेते हैं। तो सबसे पहला है मालवा। मालवा जो कि आज का मध्य प्रदेश में आता है मालवा। तो 1561-62 में अकबर ने मालवा को जीता। इस समय यहाँ का शासक था बाज बहादुर। बाज बहादुर जो कि संगीत प्रेमी था, कला प्रेमी था। तो यहाँ पर सबसे पहले आदम खां जो कि अकबर के धाई माँ का बेटा था, उसको भेजा गया। फिर पीर मुहम्मद को भेजा गया। अंत में अब्दुल्ला खां को भेजा गया और अंततः मालवा जो है मुगलों के अधिकार में आ गया। उसके बाद दूसरा मेड़ता, जिसको 1562 में मुगलों ने अपने अधिकार में किया। यहाँ का शासक जयमल था और मुगल सेनापति शरफुद्दीन। तो मैंने जो है बीच जो आखिर में है ना, ये मुगल सेनापति। तो आपको ये भी याद रखना है कि किस राज्य पर किस मुगल सेनापति ने फतह हासिल की थी। उसके बाद तीसरा है गोंडवाना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोंडवाना को 1564 में मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। इस समय गोंडवाना में शासन कर रही थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासिका थी और यहाँ पर आसफ खां को अकबर द्वारा भेजा गया था। तो यहाँ पर जो वीरांगना रानी दुर्गावती है वो शहादत हो जाती है, मतलब उनका जो है वो वीरगति को प्राप्त कर लेती है और इस प्रकार से जो गोंडवाना है वो मुगलों के अधीन आ जाता है। चौथे नंबर में है मेवाड़। मेवाड़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी और यहाँ पर 1567-68 में अकबर द्वारा आक्रमण किया गया और यहाँ पर अकबर खुद गया था। ध्यान रखेंगे, अकबर खुद गया था यहाँ पर। और इस समय मेवाड़ का शासक था राणा उदय सिंह। तो जो राणा उदय सिंह हैं वो बच निकलते हैं और जो चित्तौड़ है वहां पर अकबर का अधिकार हो जाता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन पूरा मेवाड़ अकबर नहीं जीत पाते हैं और जो राणा उदय सिंह हैं वो दूसरे स्थान से अपनी शक्ति को बढ़ाना चालू कर देते हैं। तो पूरा मेवाड़ वो नहीं जीता, मतलब अकबर ने जो है पूरा मेवाड़ को नहीं जीता, केवल जो चित्तौड़ है उस पर ही उसका अधिकार हुआ था। उसके बाद पांचवा है रणथंभौर। रणथंभौर ये 1569 में इसको जीता गया था। इस समय यहाँ के शासक थे सुरजन राय हाड़ा। सुरजन राय हाड़ा यहाँ पर जो है राजा भगवान दास और अकबर ये लोग गए थे। देखिए राजा भगवान दास ये कौन थे? आमेर के राजा थे जो कि मुगलों के साथ थे। तो राजा भगवान दास और अकबर ये दोनों जो हैं अपने रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं और इसको भी जो है मुगल साम्राज्य में मिला लेते हैं। उसके बाद है कालिंजर। कालिंजर वहीं जहां पर शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। तो कालिंजर को सन 1569 में जीता गया था। यहाँ पर शासक था रामचंद्र और यहाँ पर जो है मजनू शाह काक शाह को भेजा गया था अकबर के द्वारा। उसके बाद सातवां है गुजरात। गुजरात बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1571 ईस्वी में इसको मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। यहाँ का शासक था इस समय मुजफ्फर खां तृतीय और यहाँ पर खुद अकबर गया था। मतलब कि गुजरात और जो भी मेवाड़ है यहाँ पर अकबर ने ही मुगल सेना का नेतृत्व किया था। तो गुजरात भी मुगल साम्राज्य के अधिकार में आ गया और गुजरात को जीतने के पश्चात ही फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी अकबर ने। ध्यान रखेंगे, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की गई थी। उसके बाद आठवां है बिहार व बंगाल, जिसको कि 1574 में मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। इस समय यहाँ का शासक था दाऊद और मुगल सेनापति था मुनीम खां। आगे बढ़ते हैं तो अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये लड़ा गया था सन 1576 में और इस समय जो शासक थे वो थे महाराणा प्रताप। देखिए जो महाराणा प्रताप थे ना, ये मेवाड़ के राणा उदय सिंह के बेटे थे। जब उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है तो फिर महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बनते हैं और ये जो है अपना खोया हुआ राज्य जो चित्तौड़ वगैरह मुगलों के अधिकार में गया था उसको पुनः प्राप्त करने के प्रयास में थे। और वहीं दूसरी तरफ अकबर वो पूरे मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाना चाहता था। तो हल्दी घाटी के प्रसिद्ध मैदान में महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच भयंकर युद्ध होता है। हालांकि युद्ध का कोई निश्चित परिणाम नहीं निकलता है। यहाँ पर मुगल सेना का नेतृत्व किया था राजा मानसिंह ने। तो जो महाराणा प्रताप हैं वो अपने जीवन के अंतिम समय तक मुगलों से लड़ते रहते हैं, लेकिन मुगलों के सामने वो झुकते नहीं हैं और अपने अंतिम समय तक अपने बहुत सारे क्षेत्र वो मुगलों से पुनः प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो चित्तौड़ को नहीं जीत पाते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी। चित्तौड़ जो कि मेवाड़ की राजधानी थी उसको जो है महाराणा प्रताप पुनः नहीं जीत पाते हैं, लेकिन बहुत सारे दूसरे प्रदेशों को वो अपने अधिकार में पुनः अवश्य कर लेते हैं। और दूसरी तरफ अकबर वो भी जो है महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, उनको परास्त करने के लिए लगा रहता है, लेकिन उसको भी किसी प्रकार
प्रकार की सफलता नहीं मिल पाती है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला है काबुल। काबुल जो कि अपना पश्चिमोत्तर भारत में है, पंजाब अफगानिस्तान तरफ। तो इसको जो है 1581 ईस्वी में जीता गया। इस समय काबुल का शासक था मिर्जा हकीम, और यहाँ पर जो है राजा मानसिंह और अकबर, ये लोग दोनों गए थे मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए। तो काबुल को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। उसके बाद कश्मीर। कश्मीर को सन 1585-86 में जीता गया था। इस समय यहाँ का शासक था यूसुफ और उसका बेटा याकूब खां। और यहाँ पर कौन गए थे? राजा भगवान दास। ये दोनों जो है यहाँ पर गए थे, राजा भगवान दास और एक और कोई था, शायद मुनीम खां को, ये मैंने यहाँ पूरा लिखा नहीं है। तो राजा भगवान दास ने कश्मीर में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। उसके बाद सिंध। सिंध विजय ये हुआ था सन 1591 में। इस समय यहाँ का शासक था जानी बैग। जानी बैग। तो यहाँ पर अब्दुल रहीम खाने खाना, इसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। अब्दुल रहीम खाने खाना जो कि एक कवि साहित्यकार थे, और ये जो है बैरम खां का बेटा था, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो इसने जो है सिंध विजय में मुगल सेना का नेतृत्व किया था, और यहाँ जो सिंध है इसको भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। उसके बाद आगे है उड़ीसा। उड़ीसा विजय जो कि 1590-91 में किया गया था। इस समय यहाँ का शासक निसार खां था, और यहाँ पर राजा मानसिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। तो उड़ीसा को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। उसके बाद है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जिसको 1595 में मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। इस समय यहाँ पर अफगानों का अधिकार था, और मीर मासूम ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। उसके बाद है कंधार। कंधार जिसको कि 1595 में मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। इस समय यहाँ का शासक था मुजफ्फर हुसैन मिर्जा, और मुगल सेना का नेतृत्व किया था शाह बैग ने। तो किसने नेतृत्व किया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है दक्षिण। दक्षिण की तरफ खानदेश। खानदेश का जो शासक था ना, अली खां, इसने 1591 में स्वेच्छा से मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो अकबर ने क्या किया 1591 में, दक्षिण में जो गोलकोंडा, बीजापुर, ये सब जो भी राज्य थे ना, उनके तरफ जो है समाचार भिजवाया, संदेश भिजवाया कि हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। तो उनमें से अकेले खानदेश ने 1591 में मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, और बाकी ने जो है अस्वीकार कर दिया। तो बाद में फिर अकबर ने जो है अहमदनगर में आक्रमण भी किया था। तो अहमदनगर पर कब आक्रमण हुआ था? 1599 से 1600 के आसपास आक्रमण हुआ था। इस समय यहाँ पर चांद बीबी का शासन था। तो अहमदनगर अभियान में अकबर का बेटा मुराद, उसका दूसरा बेटा दानियाल, अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर का सलाहकार अबुल फजल और खुद अकबर इस अभियान में गए हुए थे। लेकिन इसके बावजूद भी अकबर पूरी तरह से अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला नहीं पाता है। आंशिक रूप से ही अहमदनगर मुगलों के अधीन हो पाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है असीरगढ़। असीरगढ़ विजय अकबर का आखिरी विजय अभियान माना जाता है, जो कि 1601 ईस्वी में हुआ था। अकबर की अंतिम विजय अभियान इसको बोला जाता है। इस समय यहाँ का शासक था मीरन बहादुर। देखिए, जो असीरगढ़ है ना, ये खानदेश का राजधानी हुआ करता था। खानदेश जिसने 1591 में मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन जब अली खान जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका बेटा मीरन बहादुर जब खानदेश का शासक बनता है, तो वो मुगलों की अधीनता मानने से इनकार कर देता है। इस कारण से अकबर जो है असीरगढ़, जो खानदेश की राजधानी थी, वहाँ पर आक्रमण कर देता है, और मीरन बहादुर को परास्त करके पूरे असीरगढ़ सहित पूरे खानदेश पर पुनः अधिकार कर लेता है। तो यहाँ पर खुद अकबर ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार से अकबर ने भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। आमेर और मारवाड़ दो ऐसे राज्य थे जिन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की थी। देखिए, याद रखेंगे, आमेर और मारवाड़, इन्होंने जो है स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और जो खानदेश था उसने भी स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद कुछ और चीजें देख लेते हैं अकबर के विषय में। अकबर ने सन 1562 में आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरकाबाई से विवाह किया था। देखिए, जो आमेर का राजा था ना भारमल, वो खुद सामने से आता है अपनी बेटी हरकाबाई का रिश्ता लेकर के, और अकबर की अधीनता स्वीकार करते हुए अपनी बेटी का विवाह अकबर से करवा देता है। बाद में इसी हरकाबाई के गर्भ से सन 1569 में सलीम का जन्म होता है। सलीम जो कि आगे चल करके जहांगीर के नाम से मुगल बादशाह बनता है। तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद है
अकबर के समय में 15 प्रांत हुआ करते थे। अकबर ने बहुत बड़े क्षेत्र को अपने अधिकार में किया था, तो उसको जो है 15 प्रांतों में या 15 सूबों में बांटा गया था। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अनुवाद विभाग क्या था? तो देखिए, अकबर हालांकि खुद पढ़ा लिखा नहीं था, अकबर निरक्षर था, लेकिन उसको जो है ज्ञान विज्ञान से बड़ा लगाव था। मतलब वो जो है पढ़ाई लिखाई की जो चीज़ें हैं, किताबें, उन सब चीज़ों का बड़ा शौकीन था। मतलब वो जो है किताबें सुना करता था, दूसरे जो विद्वान थे वो उसको जो है ज्ञान की बातें बताया करते थे। और इसी कारण से अकबर जो है भारत में जो भी प्राचीन ग्रंथ है उनका अपनी भाषा में अनुवाद करवाना चाहता था, इसीलिए उसने जो है एक अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई थी। तो अकबर के संबंध में ये सारा कुछ याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ छूट रहा है, अकबर के नवरत्न। जैसा कि मैंने बताया कि अकबर विद्वानों को संरक्षण देता था, तो इसने अपने दरबार में बहुत सारे विद्वानों को संरक्षण दे रखा था। तो इन्हीं में से 9 प्रमुख विद्वान थे जिनको बाद में अकबर के नवरत्न कहा गया। अकबर के समय में नवरत्न नहीं कहा जाता था, वो बाद के इतिहासकारों द्वारा नवरत्न की संज्ञा दी गई थी। तो कौन कौन थे अकबर के नवरत्न देख लेते हैं। तो पहला है बीरबल, उसके बाद है मानसिंह। थोड़ा सा जो है मैं पानी पी लेता हूँ, गला थोड़ा सूख। अकबर के नवरत्न हम देख रहे थे, तो पहला है बीरबल। बीरबल जो कि अकबर का बहुत अच्छे सलाहकार थे, अकबर के मित्र थे। दूसरा है मानसिंह, जो आमेर का राजा मानसिंह था, ये मतलब आमेर के जो राजा भारमल थे उसका पोता था ये मानसिंह। उसके बाद है अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि बैरम खां का बेटा था, और ये जो है बहुत बड़ा विद्वान था, साहित्यकार था, और साथ ही साथ एक कुशल योद्धा भी था। अकबर ने अपने बेटे सलीम का टीचर, सलीम का शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना को ही नियुक्त कर रखा था। उसके बाद चौथा है टोडरमल। टोडरमल जो कि पहले शेरशाह सूरी के यहाँ था, बाद में अकबर के यहाँ आया, और अकबर की जो राजस्व व्यवस्था थी जिसको दहसाला पद्धति के नाम से जाना जाता है, वो टोडरमल की ही देन थी। उसके बाद है तानसेन, जो कि एक संगीतज्ञ था। अबुल फजल, जो कि अकबर का दरबारी इतिहासकार था, साथ ही साथ अकबर का मित्र और सलाहकार भी था। फैजी, ये फारसी कवि था जो कि अबुल फजल का बड़ा भाई था। मुल्ला दो प्याजा, ये जो है अकबर का सलाहकार था। ये हकीम हुकाम नौवा, ये अकबर का रसोइया था और साथ ही साथ उसका सलाहकार था। तो ये 9 विद्वान थे। इसमें जो है कभी कभी हकीम हुकाम के स्थान पर एक और दूसरा नाम बताया जाता है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये अकबर के नवरत्न। आगे देखते हैं, अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की। अकबर की जो सैन्य व्यवस्था थी ना, वो मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। मतलब अकबर जो है अलग अलग कैडर में उसको बांट देता था। दशमलव प्रणाली पर आधारित होती थी इसकी जो सैन्य व्यवस्था है, जिसको मनसबदारी व्यवस्था कहा जाता है। तो इस पर अलग से वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, जिसमें आप लोग डिटेल से मनसबदारी व्यवस्था के बारे में जान सकते हैं। आगे देखते हैं, अकबर ने राजस्व के क्षेत्र में दहसाला व्यवस्था की शुरुआत की थी। दहसाला व्यवस्था वही जो टोडरमल द्वारा शुरू किया गया था, जिसको दहसाला पद्धति या टोडरमल पद्धति भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अकबर का शासनकाल साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। देखिए, अकबर के समय में जो हिंदी साहित्य है ना, वो उसका काफ़ी विकास हुआ, तो पूरा जो साहित्य है उसका स्वर्ण काल माना जाता है अकबर के समय को। हालांकि अकबर खुद निरक्षर था, लेकिन वो जो है साहित्य और साहित्यकारों को काफ़ी प्रोत्साहित किया करता था। अगला है, सन 1605 ईस्वी में पेट की बीमारी के चलते अकबर की मृत्यु हो गई। देखिए, इतना बड़ा जो बादशाह था वो जो है मामूली पेट की बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1605 ईस्वी में। अकबर का मकबरा आगरा के निकट सिकंदरा नामक स्थान पर है। ये निकट है, ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो अकबर का मकबरा कहाँ पर है? आगरा के निकट है, सिकंदरा में। हाल ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने अपने मकबरे की डिज़ाइन खुद बनवाई थी, लेकिन उसमें जो निर्माण कार्य है उसकी शुरुआत नहीं करवाई थी। आगे चल करके उसी डिज़ाइन पर, जो डिज़ाइन अकबर ने तैयार करवाया था, उसी डिज़ाइन पर जहांगीर द्वारा मकबरा बनवाया गया। तो अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा में, जहांगीर ने बनवाया, लेकिन उसका डिजाइन खुद अकबर द्वारा तैयार करवाया गया था, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं जहांगीर, जिसका पूरा नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। तो ये वाला जो मिस्टेक है बार बार होता है, ये क्यों होता है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है, आप लोग बताइएगा अगर किसी को मालूम हो तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जो अकबर का बेटा था सलीम, वही जो है जहांगीर के नाम से अगला बादशाह बनता है। इसका शासनकाल है 1605 से 1627 ईस्वी तक। इसका जन्म हुआ था 1569 में। माता इसकी थी हरकाबाई, जो आमेर की राजकुमारी थी, भारमल की बेटी।
विजय अभियान की बात करें तो मेवाड़, देखिए मेवाड़ जहां राणा प्रताप थे, जहां महाराणा प्रताप थे, जिनके साथ अकबर का हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध हुआ और महाराणा प्रताप को जीत नहीं सके थे अकबर। तो आगे चल करके जो जहांगीर है वो मेवाड़ के राणा अमर सिंह, राणा अमर सिंह ये महाराणा प्रताप के पुत्र थे, तो इनके साथ वो जो है संधि कर लेता है और जो मेवाड़ है वो मुगलों के अधिकार में आ जाता है। तो मेवाड़ को किसने मुगलों के अधिकार में लाया था? तो जहांगीर ने। और यहाँ पर जहांगीर के बेटे शहजादा खुर्रम, इसका बड़ा योगदान था, ध्यान रखेंगे। जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ मुगलों के अधीन आया और इसमें जो है शहजादा खुर्रम का भी योगदान था। दूसरा अहमदनगर, अहमदनगर यहाँ पर इस समय मलिक अंबर शासन कर रहा था, तो यहाँ पर जो है शहजादा खुर्रम को भेजा जाता है, तो इसको भी जो है यहाँ पर बहुत सफलता प्राप्त होती है। शहजादा खुर्रम जो है जहांगीर का बेटा था और दक्षिण में उसको सफलता मिली, इससे खुश होकर के जहांगीर जो है शहजादा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान करता है। आगे चल करके शहजादा खुर्रम ही शाहजहां के नाम से मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह बनता है। जहांगीर के बाद बताऊंगा मैं आगे। देखते हैं कुछ और चीज़ें जहांगीर के बारे में। जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किए थे जिसको दस्तूर उल अमल कहा जाता है। मतलब कि जैसे ही इसका राज्याभिषेक हुआ ना, वैसे ही इसने 12 अध्यादेश या फिर 12 आदेश जारी किए, जिसमें इसकी जो भी शासन करने का क्या तरीका होगा वो सारा कुछ उसमें दिया हुआ था। तो अधिकतर अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें बताई गई थी, हालांकि वो चीज़ें की गई या नहीं की गई ये शोध का विषय है। अगला चीज है जहांगीर न्यायप्रिय शासक था। इसको जो है न्यायप्रिय शासक बोला जाता है और इसने जो है स्वर्ण जड़ित न्याय की जंजीर लगवाई थी। ऐसा कहा जाता था कि ये जो स्वर्ण जड़ित मतलब सोने से जड़ा हुआ एक न्याय की जंजीर लगवाया गया था और उसमें जो है एक घंटी बंधी हुई होती थी, जिसको भी न्याय पाना होता था वो घंटी को बजा करके न्याय पा सकता था। तो ये जहांगीर का कहना था, उस समय के इतिहासकारों का कहना था, हालांकि इसका प्रयोग कितना हुआ होगा ये नहीं मालूम। आगे है आत्मकथा। तो देखिए जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुजुक ए जहांगीर। तो ये जो है ना त होगा यहाँ पर, तुजुक ए जहां सॉरी यहाँ मैंने तुजुक ए बाबरी लिख दिया, ये तुजुक ए जहांगीरी है, माफ़ी चाहूँगा। तुजुक ए जहांगीरी नाम से इसने जो है अपनी आत्मकथा लिखी, ध्यान रखेंगे। तुजुक ए जहांगीरी नाम से इसने अपनी आत्मकथा लिखी। तो आत्मकथा लिखने वाले 3 शासक मध्यकालीन भारत में, फिरोज शाह तुगलक, बाबर और तीसरा जो है जहांगीर। तुजुक ए जहांगीरी है ये, ध्यान रखेंगे। तुजुक ए बाबरी हो गया, ये जुजुक ए बाबरी। उसके बाद अगला चीज़ है, ये जो जहांगीर था ना खुद अच्छा खासा चित्रकार था खुद और चित्रकला का संरक्षक भी था। इसने अपने दरबार में बहुत सारे चित्रकारों को संरक्षण दे रखा था, जिनमें प्रमुख 2 नाम आपको याद रखने हैं, अब्दुल समद और मंसूर खां जो कि पक्षियों का चित्रकार था। तो इन 2 चित्रकारों को जहांगीर ने अपने दरबार में संरक्षण दे रखा था, खुद भी चित्रकार था और चित्रकला का संरक्षक, और जो चित्र है ना उनका पारखी भी था, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री व राजा मानसिंह की बहन मानबाई से विवाह हुआ था इसका। तो देखिए जो जहांगीर था ना, इसका विवाह आमेर के राजा भगवान दास, जो आमेर के राजा भारमल थे ना हरकाबाई के पिता, तो उसका बेटा था भगवान दास। मतलब भगवान दास जो है हरकाबाई के भाई थे। तो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मानसिंह की बहन मानबाई से इसका विवाह हुआ था और मानबाई से ही इसको एक पुत्र हुआ जिसका नाम खुसरो रखा गया था। उसके बाद इसका दूसरा विवाह हुआ था जोधपुर के मोटा राजा मानमती से, मानमती जिसको जगत गोसाई भी कहा जाता है, और इसी जगत गोसाई को बाद में जो है जोधाबाई भी कहा गया, क्योंकि ये जो है जोधपुर से आई हुई थी, इसीलिए इसको जो है जोधाबाई भी कहा जाता था, जिसको कि अकबर के साथ जोड़ा जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और जगत गोसाई या फिर मानमती से ही खुर्रम का जन्म हुआ था, खुर्रम जो आगे चल करके शाहजहां कहलवाया। इसके बाद जहांगीर का अगला विवाह हुआ था जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नूरजहां, जिसका असल नाम था मेहरुनिशा, और जहांगीर ने ही मेहरुनिशा को नूरजहां नाम दिया था। ये जो नूरजहां है ना, आगे चल करके राजनीति में इसका बहुत ज़्यादा दखल हुआ, बताऊंगा मैं। तो जहांगीर के 2 पुत्र खुसरो और खुर्रम, इसके अलावा इसके कुछ अन्य पुत्र थे, परवेज, शहरयार और जहांदार। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट है, खुसरो और खुर्रम, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के समय में ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई। तो देखिए सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है ब्रिटेन में और वो भारत में आते हैं।
तो वो जो है लगभग 1605-6 में भारत पहुंचते हैं और यहाँ पर जहांगीर से मिलते हैं और जहांगीर द्वारा उसको जो है मतलब अंग्रेजों को कुछ अधिकार दिया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो इसके समय में, जहांगीर के समय में जो ब्रिटिश यात्री या व्यापारी भारत आए थे, उनका नाम आप लोगों को याद रखना है, जो मुगल दरबार में भी उपस्थित हुए थे। पहला नाम है हॉकिंस, जो कि 1606 में मुगल दरबार में आया था। दूसरा है टॉमस रो, जो कि 1615 में मुगल दरबार में आया था। हालांकि इनको उतना अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी आंशिक इनको कई सारी चीज़ें प्राप्त हुई थी। तो जहांगीर के समय में आए थे हॉकिंस और टॉमस रो। जहांगीर के समय में कुछ विद्रोह हुआ था, उसको भी आप लोगों को याद रखना है। पहला विद्रोह है खुसरो का विद्रोह। खुसरो जो कि जहांगीर का बेटा था, सन 1606 में खुसरो द्वारा विद्रोह कर दिया गया। देखिए जो खुसरो था ना, ये मानबाई का बेटा था। मानबाई किसकी बहन थी? राजा मानसिंह की। तो जो राजा मानसिंह था वो अपने भांजे खुसरो का समर्थन करता था कि जहांगीर के जगह पर खुसरो को राजा बादशाह बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो जहांगीर था ना वो बहुत ज़्यादा शराब वगैरह पीता था, उतना ज़्यादा योग्य नहीं था। तो इस कारण से जो खुसरो है ये खुद को दावेदार समझता था और अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर देता है। हालांकि इसके विद्रोह को कुचल दिया जाता है और जहांगीर अपने ही बेटे को जेल में डलवा देता है। दूसरा विद्रोह है खुर्रम का विद्रोह। खुर्रम मतलब शाहजहां। इसने सन 1622 के आसपास में अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। हालांकि इसको भी शांत कर दिया गया था। आगे देखते हैं नूरजहां गुट। देखिए नूरजहां जो जहांगीर की बेगम थी, जहांगीर की पत्नी थी। तो आगे चल कर के जब जहांगीर का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग जाता है तो जो नूरजहां है ये सीधे सीधे राजनीति में दखल देना शुरू कर देती है, सारा कुछ खुद हैंडल करना चालू कर देती है और जहांगीर को अपने इशारे पर नचाना चालू कर देती है। तो इसने एक गुट बना रखा था। तो इस नूरजहां गुट में कौन कौन थे? तो खुद नूरजहां थी, इसका पिता एतमादुद्दौला जिसका असल नाम ग्यास बेग था, इसकी माता असमद बेगम, मतलब कि नूरजहां के माता पिता ये दोनों इस गुट में थे। नूरजहां का भाई आसफ खां ये भी इस गुट में था और साथ ही साथ शहजादा खुर्रम भी नूरजहां गुट में शामिल था। देखिए जो नूरजहां का भाई था आसफ खां, उसने अपनी बेटी अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह करवाया था खुर्रम से और आसफ खां चाहता था कि उसका दामाद खुर्रम अगला बादशाह बने। तो ये लोग जो है अपना क्या कहते हैं गुटबाजी करते रहते थे। तो ये नूरजहां गुट। अब बात करते हैं जहांगीर की मृत्यु के विषय में। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया जहांगीर शराब वगैरह बहुत पीता था अपने पिता अकबर के शासनकाल से ही, और अकबर के समय में भी, मतलब जब अकबर जिंदा था ना उस समय जो जहांगीर था उसने विद्रोह किया था अपने पिता के खिलाफ। हालांकि उसको दबा दिया गया था और जो जहांगीर था उसने अपने पिता के समय में ही अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। तो वो शुरुआत से ही शराब वराब बहुत पीता था, इस कारण से उसका जो स्वास्थ्य है ठीक नहीं रहता था। तो वो जो है स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए कश्मीर गया हुआ था और वहीं पर लाहौर के आसपास भीमवार नामक स्थान में सन 1627 नवंबर 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और वहीं लाहौर के निकट शहादरा में जहांगीर को दफना दिया जाता है। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर के निकट शहादरा में। ध्यान रखेंगे। एक चीज़ जहांगीर के विषय में बताना छूट गया कि जो जहांगीर था ना इसने सिख गुरु की हत्या करवाई थी। सिख गुरु अर्जुन देव की इसने हत्या करवा दी थी, क्योंकि जब खुसरो ने विद्रोह किया था ना, इसका जो बेटा खुसरो था जिसने विद्रोह किया था सन 1606 में, तो उस समय जो गुरु अर्जुन देव थे, जो सिख गुरु अर्जुन देव थे, उसने जो है खुसरो को आशीर्वाद दे दिया था कि तुम जो है बादशाह बनोगे। तो इससे जो है जहांगीर चिढ़ गया और उसने जो है गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। तो ये भी पूछा जाता है कि किस बादशाह ने अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं शाहजहां के विषय में। शाहजहां जिसका पूरा नाम है शहाबुद्दीन शाहजहां, इसका शासनकाल है 1628 से 1658। देखिए अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो जहांगीर है उसकी मृत्यु हुई सन 1627 में, नवंबर 1627 में। तो 2-3 महीने जो है बाद जो शाहजहां है वो बादशाह बना। तो तब तक जो है 1628 शुरू हो गया था। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये जो है जनवरी 1628 में इसका राज्याभिषेक हुआ था। इसका जन्म अगर देखें तो 1592 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। इसकी माता थी मानमती। मानमती वही जोधपुर के मोटा राजा की बेटी मानमती, जिसका दूसरा नाम जगत गोसाई भी मिलता है और जोधपुर की होने के कारण इसको जो है जोधाबाई भी कहा गया है। शाहजहां की पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम ये जो है
जिसको मुमताज़ भी कहा जाता था, ये मुमताज़ है, त हो गया है मुमताज़। तो अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां या खुर्रम, ये प्रेम से मुमताज़ बोला करता था, मुमताज़ की उपाधि दी थी। और ये जो है नूरजहां के भाई आसफ खां की बेटी थी, ध्यान रखेंगे। और अर्जुमंद बानो बेगम से ही और शाहजहां को 4 बेटे हुए थे, जिनमें से सबसे पहले औरंगजेब, सबसे बड़ा वैसे दारा था, उसके बाद औरंगजेब। तो औरंगजेब, दारा, मुराद और शाह शुजा, ये 4 बेटे हुए थे अर्जुमंद बानो बेगम से शाहजहां को। आगे चल करके यही चारों जो है सत्ता के लिए संघर्ष भी करते हैं, बताऊंगा मैं। मुमताज़ की स्मृति में ही ताजमहल बनवाया गया था। देखिए जो मुमताज़ महल थी ना, ये जो है जब शाहजहां दक्षिण में गया हुआ था तो वहीं पर मुमताज़ महल का डेथ हो जाता है। ये जो है अपने 14वीं संतान को जन्म दे रही होती है, तो कुछ डिलीवरी के समय कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जिससे मुमताज़ महल मतलब कि अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो है इसको आगरा में ला करके ताजमहल में दफना दिया जाता है और वहीं पर फिर इस जो ताजमहल है उसका निर्माण करवाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे मुमताज़ की स्मृति में ताजमहल बनवाया गया था। उसके बाद है अब्दुल रहीम खान खाना की पौत्री से भी विवाह किया। देखिए अब्दुल रहीम खान खाना जो अकबर के समय में थे, बैरम खां का बेटा था अब्दुल रहीम खान खाना, तो अब्दुल रहीम खान खाना की पोती से भी शाहजहां का विवाह हुआ था। तो देखिए उस समय के जो बादशाह थे ना, उनके बहुत सारे विवाह होते थे, उनमें से कुछ को ही आप लोगों को याद रखना है क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, सन 1622 में इसने खुसरो की हत्या की। मतलब कि जब ये विद्रोह किया था ना 1622 में अपने पिता जहांगीर के शासनकाल में, तो उस समय इसने अपने बड़े भाई खुसरो की हत्या कर दी, जो कि उस समय जेल में था और उसकी दोनों आंखें निकलवा दी गई थी। देखिए जब खुसरो ने 1606 में अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया ना, तो उसको फिर बाद में जहांगीर द्वारा पकड़ करके जेल में डलवा दिया गया और उस पर भी जब जहांगीर संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने अपने ही बेटे की आंखें निकलवा दी थी। और उस बाद में फिर खुर्रम है, उसने अपने भाई खुसरो की हत्या कर दी। कब? 1622 में। तो इस तरह की चीज़ें उस समय हुआ करती थी, बड़ा मतलब अजीब सा लगता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, राज्याभिषेक के समय शाहजहां ने अपने भाइयों की हत्या करवा दी थी अपने ससुर आसफ खां के द्वारा। देखिए जो आसफ खां था ना, नूरजहां का भाई, वो चाहता था कि जो शाहजहां है, जो खुर्रम है, वो बादशाह बने, तो वो जो है इसका सपोर्टर था। तो जो भी इसके रास्ते की रुकावट बने उनको वो निपटा रहा था। तो आसफ खां ने शाहजहां के जो भी भाई थे, जो भी दावा ठोक सकते थे, जो भी दावेदार हो सकते थे, उनकी हत्या करवा दी आसफ खां ने। आगे चल करके जब शाहजहां बादशाह बना तो उसने आसफ खां को अपना वजीर नियुक्त किया। ध्यान रखेंगे, तो वजीर जो कि सबसे बड़ा पद हुआ करता था उस समय। शाहजहां के शासनकाल में ही अहमदनगर का अंतिम रूप से मुगल साम्राज्य में विलय हुआ था। अकबर के समय में आंशिक रूप से अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय हुआ था। जहांगीर के समय में भी सफलता मिली थी, लेकिन पूर्ण रूप से अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में नहीं हुआ था। अंतिम रूप से अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय शाहजहां के समय हुआ था। साथ ही साथ जो बीजापुर और जो गोलकुंडा राज्य हैं, उन पर भी मुगलों का नियंत्रण स्थापित हुआ। हालांकि पूरी तरह से जो बीजापुर और गोलकुंडा है मुगलों के अधीन नहीं हुए, लेकिन मुगलों को कर देना उन्होंने स्वीकार किया था। तो ये जो है शाहजहां के टाइम पर ही संभव हुआ था। उसके बाद अगर कुछ निर्माण कार्य की बात करें तो जो शाहजहां था ये स्थापत्य कला से बड़ा प्रेम करता था। तो इसने जो है अपनी बेगम मुमताज़ महल की स्मृति में ताजमहल बनवाया। इसके अलावा इसने अपने बैठने के लिए मयूर सिंहासन बनवाया, जिसमें ये बैठा करता था, जो कि कीमती रत्नों से जड़ा हुआ था। दिल्ली का लाल किला बनवाया, माफ़ी चाहूँगा छींक आ गया था। तो ताजमहल, मयूर सिंहासन, दिल्ली का लाल किला। उसके बाद दिल्ली के निकट यमुना नदी के तट पर इसने एक नए नगर शाहजहानाबाद की स्थापना की और इसने जो है अपनी राजधानी शाहजहानाबाद को बनाई। देखिए अकबर के समय में आगरा राजधानी थी, फिर फतेहपुर सीकरी राजधानी थी, कुछ समय के लिए लाहौर राजधानी थी और उसके बाद वापस पुनः आगरा आ गया था। और उसके बाद शाहजहां ने आगरा से राजधानी शाहजहानाबाद स्थानांतरित की थी। तो ध्यान रखेंगे, शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना शाहजहां द्वारा की गई थी और उसको मुगलों की राजधानी बनाया गया। तो ये कुछ इसके निर्माण कार्य थे। शाहजहां जब बूढ़ा हो गया 1658 के आसपास में, तो इसके जो पुत्र थे अलग अलग जगहों पर थे। तो 1658 में शाहजहां बीमार पड़ जाता है। तो उसके बाद इसके पुत्रों को लगता है कि शाहजहां अब मर जाएगा, नहीं बचेगा। तो इसके पुत्रों में
सत्ता प्राप्ति के लिए युद्ध शुरू हो जाता है, मतलब उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। इसके पुत्र कौन कौन थे? सबसे बड़ा दारा था, फिर औरंगजेब था, मुराद था, शाह सूजा था। तो चारों जो है बादशाह बनना चाहते थे लेकिन जो शाहजहां था उसने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन बाकी के तीन भी जो है सत्ता प्राप्त करना चाहते थे। तो इसी कारण से चारों भाइयों के बीच में युद्ध होता है। तो 4 युद्ध आप लोगों को याद रखना है। पहला बहादुरपुर का युद्ध, उसके बाद दूसरा धर्मत का युद्ध। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब दारा शिकोह को परास्त कर देता है। सामूगढ़ के युद्ध में भी औरंगजेब फिर से एक बार दारा शिकोह को परास्त करता है। और अंतिम है देवराई का युद्ध। देवराई के युद्ध में अंतिम रूप से औरंगजेब दारा शिकोह को परास्त कर देता है, उसको कैद कर लेता है, बाद में उसकी हत्या करवा देता है औरंगजेब। मतलब कि औरंगजेब जो है उत्तराधिकार के इस युद्ध में जीत जाता है और अपने सभी भाइयों की हत्या कर देता है। वो जो है दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद, इन तीनों की हत्या करवा देता है। और ये जो 3 युद्ध है ना, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, देवराई का युद्ध, इन तीनों युद्धों में औरंगजेब ने दारा शिकोह को परास्त किया था। और जो सामूगढ़ का युद्ध है ना, सामूगढ़ का युद्ध ये बड़ा ही निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि सामूगढ़ के युद्ध के पश्चात ही औरंगजेब ने आगरा के किले पर अधिकार किया और अपने पिता शाहजहां को नजरबंद करवा दिया आगरा के किले में। उसके बाद अपना राज्याभिषेक करवाया। उसके बाद 1 वर्ष बाद मतलब 1659 में देवराई के युद्ध में उसने दारा शिकोह को परास्त कर दिया। तो इस प्रकार से शाहजहां को अपने ही पुत्र औरंगजेब द्वारा नजरबंद करवा दिया जाता है। अपने ही किले में, आगरे के किले में उसको नजरबंद करवा दिया गया था सन 1658 में। और वहीं पर आगरे के किले में ही सन 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है नज़रबंद में रहते हुए। तो औरंगजेब ने उसको आगरे के किले में नज़रबंद करवा दिया था। और शाहजहां को ताजमहल में मुमताज के बगल में दफना दिया जाता है। देखिए, जो शाहजहां था ना, वो ताजमहल के ठीक सामने एक और दूसरा ताजमहल बनवाना चाहता था, काले रंग का ताजमहल, लेकिन वो कभी पूरा नहीं हो सका, बनवाया नहीं जा सका। तो शाहजहां ने अपने लिए अलग से कोई मकबरा तैयार नहीं करवाया था। इस कारण से शाहजहां की जो डेड बॉडी है उसको ताजमहल में, मुमताज महल के बगल में दफना दिया जाता है। कब इसकी मृत्यु हुई? 1666 में। और इसको जो है 1658 में नज़रबंद किया गया था। ध्यान रखेंगे, 1658 में इसको जो है आगरे के किले में नज़रबंद कर दिया गया था, जहां उसकी 1666 में मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से शाहजहां का एंड हो जाता है और औरंगजेब अगला बादशाह बनता है। औरंगजेब जिसका शासनकाल था 1658 से 1707 ईस्वी तक। इसके जन्म की बात करें तो 1818 में इसका जन्म हुआ था। जन्म स्थान था उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर। तो उज्जैन के निकट इसका जन्म हुआ था। और इसकी माता थी अर्जुमंद बानो बेगम। इसकी जो पत्नी थी दिलरस बानो बेगम, इसने भी लगभग 4 विवाह किए थे, जिनमें से दिलरस बानो बेगम का नाम आप लोग विशेष याद रखेंगे। आगे देखते हैं। इसके विजय अभियानों की बात करें तो इस समय तक भारत का बहुत सारा हिस्सा जो है मुगलों के अधिकार में था। दक्षिण के कुछ क्षेत्र बचे हुए थे। तो जो औरंगजेब है उसने बीजापुर और गोलकुंडा को जीत करके मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। बीजापुर को सन 1686 में और गोलकुंडा को सन 1687 में जीत करके इसने जो है मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और इसके द्वारा कुछ ऐसे काम किए गए जिससे उस समय जो गैर मुस्लिम लोग थे वो काफ़ी इसके विरोधी हो गए। मतलब कि इसने जो है हिंदू विरोधी कार्य करना शुरू कर दिया। जैसे कि सन 1679 में पुनः हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया। ये हिंदुओं हैं, यहाँ पर ऊ की मात्रा आएगा, जो अकबर द्वारा सन 1564 में हटा दिया गया था, उसको पुनः औरंगजेब द्वारा 1679 में लगाया गया था। 1679 में, ध्यान रखेंगे, टोटल 115 वर्ष बाद इसको हटाया गया। जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको हटाया गया। मतलब कि औरंगजेब ने फिर से जजिया कर लेना शुरू कर दिया, अकबर ने इसको हटाया था। ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। औरंगजेब ने सिख गुरु तेंग बहादुर सिंह की हत्या करवा दी थी। जिस प्रकार से जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई, ठीक उसी प्रकार से औरंगजेब ने सिख गुरु तेंग बहादुर जी की हत्या करवा दी। इसके अलावा औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें सिख गुरु थे, इनके 4 बेटों की हत्या करवा दी। 2 बेटे तो मुगलों के साथ युद्ध करते हुए मारे गए और शेष 2 छोटे छोटे बच्चों को, मतलब कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे, जिनमें से बड़े 2 बेटे मुगलों के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और जो छोटे छोटे 2 बेटे थे उनको मुगलों ने कैद कर लिया था और कैद में ही उनको मार दिया गया था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इसके समय में बहुत सारे विद्रोह हुए थे जिनका बर्बरता पूर्वक दमन किया गया था।
औरंगजेब के समय में ही दक्षिण में मराठों का उत्थान होता है छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में। और छत्रपति शिवाजी महाराज का मुगलों के साथ बड़ा संघर्ष चला, लेकिन औरंगजेब जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को झुका नहीं सके। तो एक संधि याद रखेंगे, पुरंदर की संधि, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सेनापति राजा जयसिंह के बीच हुआ था। राजा जयसिंह आमेर का राजा था, जो मुगलों के अधीन था, मुगलों के साथ था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद छत्रपति संभाजी मराठा शासक हुए। तो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करवा दी और उनके खाल में भूसा भरवा दिया। तो वो जो है बड़े ही मतलब नृशंस तरीके से हत्याएं करवाता था औरंगजेब, ध्यान रखेंगे। दक्षिण में औरंगजेब ने औरंगाबाद नामक नगर की स्थापना की और वहीं पर उसकी जो प्यारी बेगम थी उसका वहाँ पर मकबरा भी है औरंगाबाद में, जिसको बीबी का मकबरा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई दक्षिण में और इसको वहीं पर दफना दिया गया औरंगाबाद में, ध्यान रखेंगे। और औरंगजेब जो है ना दक्षिण में लंबे समय तक रहा मराठों का दमन करने के लिए, लेकिन वो जो है अपने पूरे जीवन काल में मराठों का दमन नहीं कर पाता है। जैसे ही उसकी मृत्यु होती है 1707 में, उसके बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो जाता है और जो मराठे हैं उनका उद्भव होना चालू हो जाता है। मराठे जो है शक्तिशाली होने लगते हैं और धीरे धीरे वो पूरे भारत में छाने लगते हैं। तो इस प्रकार से 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगलों का जो वैभव था वो लगभग समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर मुगल कालीन शासक। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी शासक हुए जिन्होंने 1858 तक शासन किया, तो इस समय को उत्तर मुगल काल कहा जाता है और इस समय के शासकों को उत्तर मुगल कालीन शासक। तो थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को नाम याद रखना है क्योंकि कई बार नाम पूछा जाता है क्रम से जमाने के लिए, और कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बताऊंगा। तो देखते हैं, सबसे पहला है बहादुर शाह। बहादुर शाह जो कि औरंगजेब का बेटा था, इसकी उपाधि थी शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर, देखिए मतलब ये जो है ना, इसको किसी चीज़ की कोई चिंता ही नहीं थी, कोई पड़ा ही नहीं था इसको कुछ का, बिल्कुल बेखबर रहता था हर चीज़ से। इस कारण से इसको जो है उपाधि दी गई शाह ए बेखबर। बस नाम याद रखना है, शासनकाल याद रखेंगे तो रख सकते हैं 1707 से 1712 ईस्वी तक। उसके बाद अगला शासक हुआ जहादर शाह। जहादर शाह जिसको लंपट मूर्ख बोला जाता था, लंपट मूर्ख मतलब एक नंबर का मूर्ख रहा होगा। इसका भी बस शासनकाल याद रखिएगा 1712 से 1713 ईस्वी। उसके बाद है फर्रुख सियर। फर्रुख सियर इसको घृणित कायर बोला जाता था, घृणित कायर। इसका शासनकाल है 1713 से 1719 ईस्वी में। इसके समय एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ था, वो है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई हुई थी, उसके साथ जो है मुगलों का एक समझौता होता है और इस समझौते के तहत गुजरात और बंगाल में स्वतंत्र व्यापार करने का अधिकार दे दिया जाता है अंग्रेजों को। तो अंग्रेज जो हैं यहाँ पर आते हैं मतलब मुगल दरबार में, और मतलब अपने चिकनी चुपड़ी बातों से फर्रुख सियर को अपने तरफ मिला लेते होंगे और गुजरात और बंगाल में स्वतंत्र व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो है अंग्रेजों के लिए बड़ा ही अच्छी चीज़ थी, क्योंकि उसको जो है एकाधिकार मिल जाता है। तो इसको जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये किसके समय से संबंधित है? फर्रुख सियर के समय से, जिसको घृणित कायर कहा जाता था। इसके अलावा फर्रुख सियर ने जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया, जो कि औरंगजेब ने फिर से लगा दिया था ना 1679 में। तो उसको जो है फर्रुख सियर के समय में फिर से हटा दिया गया। मतलब अकबर ने जैसे हटाया था वैसे ही फर्रुख सियर ने भी हटा दिया था, क्योंकि इसके समय में ना जो राजपूत सरदार थे वो काफ़ी मतलब मुगलों के खिलाफ हो गए थे। उनको संतुष्ट करने के लिए ही फर्रुख सियर ने ऐसा किया होगा, ताकि उनको अपनी ओर मिलाया जा सके फिर से। तो जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया गया इसके समय में। उसके बाद है, अच्छा एक चीज ध्यान रखेंगे, नृप निर्माता। ये नृप निर्माता मतलब क्या है? शासक निर्माता। नृप मतलब होता है राजा। तो जो फर्रुख सियर है ना, उसके दरबार में दो भाई रहा करते थे जिनको नृप निर्माता कहा जाता है, और इनको संयुक्त रूप से सैयद बंधु भी कहा जाता है। सैयद बंधु, इनका नाम याद रखेंगे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। तो इन्होंने जो है लगभग 3 बादशाहों को बिठाया था मुगल साम्राज्य में, मतलब कि 3 बादशाहों को इसने बनाया था। तो कौन कौन है वो 3? पहला तो रफ़ी उद दर्जात 1719 में, उसके बाद रफ़ी उद दौला 1719 में ही, उसके बाद मोहम्मद शाह जिसकी उपाधि रंगीला थी। तो ये जो तीनों थे ना, ये इन दोनों भाइयों के सहयोग से ही बादशाह बने थे। इस कारण से इन दोनों भाइयों को नृप निर्माता कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, नृप निर्माता। तो ये दोनों का नाम आप लोगों को बस ऐसे ही याद रखना है, रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दौला।
ध्यान रखिए 1719 में ही थोड़े समय के लिए बादशाह बनाए गए थे इन दोनों भाइयों के द्वारा। मोहम्मद शाह रंगीला की बात करें तो इसका जो उपाधि है ना, मोहम्मद शाह की रंगीला इसकी उपाधि थी, क्योंकि एकदम ये रंगीले स्वभाव का था, काफ़ी मतलब दारू वारू पीने का शौकीन था, बिल्कुल शौकिया टाइप का आदमी था, आप लोग समझ सकते हैं। शासनकाल की बात करें तो 1719 से 1748 तक इसका शासन रहा, और इसके समय में मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी गई थी, क्योंकि जो सैयद बंधु थे ना, ये बहुत ज़्यादा गुटबाजियाँ कर रहे थे, जब जी चाहे जिसको चाहे बादशाह बना दो, जब चाहे हटा दो, इस टाइप का काम कर रहे थे। तो मोहम्मद शाह इस चीज़ को समझता था और उसने जो है इन दोनों भाइयों की हत्या करवा दी। मोहम्मद शाह के समय में हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई। हैदराबाद जो दक्कन में है ना, ये मुगल साम्राज्य का अंग हुआ करता था, जो कि मोहम्मद शाह के समय में स्वतंत्र हो जाता है। आगे देखते हैं, मोहम्मद शाह के समय में ही सन 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। देखिए इस समय जो है ना, मराठे काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे, और जो मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, बहुत सारे क्षेत्रों को वो जीत रहा था, और उसने अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। और जो दिल्ली का बादशाह था मोहम्मद शाह, वो लगभग दिल्ली छोड़ करके भागने की तैयारी में ही था। मतलब जो बाजीराव प्रथम था, उसका मतलब ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि वो दिल्ली पर आक्रमण करे, केवल और केवल वो शक्ति प्रदर्शन करना चाहता था। अगर वो उस समय आक्रमण कर देता तो शायद उसको सफलता मिल जाती, लेकिन वो पूरी तरह से तैयार नहीं था, वो केवल और केवल अपने शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। 1739 में फारस के शाह नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। सन 1739 में, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, फारस मतलब कि ईरान का शासक था नादिर शाह, तो इसने जो है दिल्ली पर आक्रमण किया, और जो तख्त ताउस है, मयूर सिंहासन जो शाहजहां ने बनवाया था, जो कि कीमती रत्नों से जड़ा हुआ था, वो सारा कुछ उठा करके ये ले जाता है, और भी बहुत कुछ यहाँ से लेकर के चला गया था ये। उसके बाद अगला शासक है अहमद शाह, केवल नाम याद रखेंगे, 1748 से 1754। उसके बाद है आलमगीर द्वितीय, जो कि 1754 से 1759 तक शासक था। इसके समय में पलासी का युद्ध लड़ा गया था। पलासी का युद्ध जो कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था बंगाल में। हालांकि पलासी के युद्ध से मुगलों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस आप लोगों को याद रखिएगा कि पलासी के युद्ध के समय में मुगल शासक कौन था। आगे बढ़ते हैं, अगला शासक है शाह आलम। शाह आलम ये जो है 1759 से 1806 तक शासक था। लंबे समय तक इसने शासन किया, लेकिन कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं किया था। इसके समय में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। इसमें भी जो है मुगलों का कोई लेना देना नहीं था। हालांकि मुगल इससे पूरी तरह से बर्बाद हो सकते थे, लेकिन हुए नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, इसमें जो नादिर शाह जिसने 1739 में आक्रमण किया था, उसका सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। उसने आक्रमण किया था भारत पर, और यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला किया था मराठों ने, लेकिन यहाँ पर मराठों की बुरी तरह से हार होती है, और अहमद शाह अब्दाली जो है लूटपाट करके भाग जाता है। ध्यान रखेंगे। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 में। उसके बाद है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो 1764 में लड़ा गया था। एक तरफ थे अंग्रेज, दूसरे तरफ थे बंगाल का नवाब मीर कासिम, इधर अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, और मुगल बादशाह शाह आलम। ये तीनों एक तरफ थे और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। तो यहाँ पर जो शाह आलम है ये अंग्रेजों से जा मिलता है, मतलब किसी तरह संधि बंदी हो जाए, और अंग्रेज जो है अपनी कूटनीति पूर्वक इस युद्ध को जीत लेते हैं। जो जो बंगाल का नवाब है उसको हटा दिया जाता है, और जो फिर जो इलाहाबाद की संधि होती है उसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, और जो शाह आलम है इस चीज़ को स्वीकार लेता है। तो बक्सर का युद्ध किसके समय में हुआ था? शाह आलम के समय में। इलाहाबाद की संधि भी याद रखेंगे, जिसमें शाह आलम की भूमिका भी रही है। उसके बाद है 1803 में दिल्ली पर कंपनी का कब्जा हो गया। कंपनी मतलब क्या? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज थे ना, उनकी ये कंपनी थी, तो उसी के मातहत ये लोग जो है भारत पर व्यापार करते थे। तो सन 1803 में दिल्ली पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाता है। मतलब कि अब दिल्ली भी किसका है? अंग्रेजों का। माफ़ी चाहूँगा। आगे देखते हैं, अगला शासक हुआ अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय इसका शासनकाल था 1806 से 1837 ईस्वी तक।
कंपनी के संरक्षण में कंपनी के संरक्षण में बनने वाला पहला बादशाह। तो देखिए, मैंने बताया कि सन 1803 में दिल्ली पर कंपनी का कब्जा हो गया, मतलब कि 1803 में ही जो दिल्ली है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ गया। तो उसके बाद 1803 के बाद जो भी शासक बनेगा वो अंग्रेजों के नियंत्रण में ही बनेगा। तो 1803 के बाद 1806 में अकबर द्वितीय ये मुगल बादशाह बनता है। तो ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में बादशाह बना था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में बादशाह बनने वाला पहला शासक कौन था? अकबर द्वितीय। ध्यान रखिएगा, अकबर द्वितीय के समय में मुगल साम्राज्य दिल्ली के लाल किला तक सिमट गया था। मतलब कि जो भी क्षेत्र थे अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और दिल्ली का जो लाल किला है उसी के आसपास मुगल साम्राज्य सिमट गया था। जो मुगल साम्राज्य किसी समय में पूरे भारत पर फैला हुआ था वो दिल्ली के लाल किला के आसपास तक ही सिमट करके रह गया था। किसके समय में? अकबर द्वितीय के समय में। आगे देखिए, अकबर द्वितीय के समय की एक और महत्वपूर्ण घटना जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, राजा राम मोहन राय, जो कि एक समाज सुधारक थे जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने काम किया। तो जो राजा राम मोहन राय है ये कहीं के राजा नहीं थे, इनके नाम में जो राजा शब्द है वो अकबर द्वितीय द्वारा दी गई उपाधि थी। तो अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और राजा राम मोहन राय को अपना दूत बना करके ब्रिटेन भेजा था, ब्रिटेन की रानी के पास, ताकि अपना जो अकबर द्वितीय उसका संदेश लेकर के जाए। ये जो है मतलब अपना पेंशन वगैरह कुछ बढ़वाना चाहता था, जो अंग्रेज जो भी इनको देते थे उस चीज़ को बढ़वाना चाहता था और उसके लिए इसने जो है राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था राजा की उपाधि देकर के, और वहीं पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज़ भी अलग चीज़ है, तो मैं कभी बताऊंगा राजा राम मोहन राय के विषय में भी। तो राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी और अपना दूत बना करके ब्रिटेन भेजा गया था। उसके बाद आखिरी शासक है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जिसका शासनकाल था 1837 से 1858 तक। शासनकाल क्या बोलना, वो तो खाली अपना दिल्ली के लाल किला तक ही सिमट गए थे, किसके ऊपर शासन कर रहे थे होंगे, क्या बोला जा सकता है। तो बहादुर शाह जफर, ये जो जफर है ना इसका उपनाम था, ये काफ़ी पढ़ा लिखा था और साहित्य प्रेमी था। तो जफर उपनाम से ये जो है कविताएं लिखा करता था। तो इसके समय में सन 1857 की क्रांति हुई और इस क्रांति में जो मेरठ के जो सैनिक थे जिनके द्वारा इस क्रांति की शुरुआत की गई थी, तो वो जो है दिल्ली पर आ जाते हैं, दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं और बहादुर शाह जफर को अपना नेता स्वीकार करते हैं। इनसे बोला जाता है कि आप हमारा नेतृत्व करिए, और ये स्वीकार कर लेते हैं। मतलब कि क्या किया जाए, चलो स्वीकार कर ले, इस टाइप से होता होगा। तो ये स्वीकार भी कर लेते हैं और बाद में जब 1857 की क्रांति को कुचल दिया जाता है तब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस क्रांति का नेतृत्व करने के कारण उनको जो है सजा सुनाई जाती है और उनको जो है बर्मा, जो आज का जो म्यांमार है ना वो बर्मा कहलाता था, तो बर्मा की राजधानी रंगून के जेल में भेज दिया जाता है, वहाँ उनको कैद करके रखा जाता है। आगे वहीं पर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है और वहीं रंगून में ही इनको दफना दिया जाता है। तो इनका मकबरा कहाँ पर है? रंगून में है, ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नेतृत्व मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नेतृत्व कर रहे हैं तो घोड़े में चढ़ करके अंग्रेजों का सामना कर रहे हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि इस समय जो है बहादुर शाह जफर की आयु लगभग 80 वर्ष के आसपास रही होगी, काफ़ी बूढ़े हो गए थे। बस जो मेरठ के जो सिपाही थे, मतलब जो विद्रोही सिपाही थे, वो इनको अपना नेता मानते थे एक प्रतीक के रूप में, और इन्होंने स्वीकार भी कर लिया था और इसी कारण इनको जो है सजा भी हुई बाद में। एक नाम याद रखेंगे, मिर्ज़ा गालिब, जो कि बहुत बड़े शायर थे, वो बहादुर शाह जफर के ही समकालीन थे और मिर्ज़ा गालिब का कहना है कि उन्होंने पूरे 1857 की क्रांति को देखा था। ये भी एक प्रश्न बनता है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो ये इस प्रकार से मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है। मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक सिद्ध होते हैं बहादुर शाह जफर, जिसको अंग्रेजों द्वारा रंगून के जेल में कैद कर लिया जाता है और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ साथ जो महान मुगल साम्राज्य है जो किसी समय में पूरे भारतवर्ष में शासन कर रहा था उसका अंत हो जाता है। तो हमारा जो वीडियो है वो भी यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कहीं कोई डाउट हो या फिर कोई सुझाव हो। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।